अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर सेकंड फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। और आज जो टॉपिक है वो बहुत ही मामूली सा छोटा सा टॉपिक है, वो है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो डियर फ्रेंड्स, पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यहाँ पर बात हो रही है तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो बेसिकली प्रोटिस्ट्स के अंदर हो रही होती है या फिर इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर जो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कौन सा होता है? एसेक्सुअल। यानी कि अगर आप बात कर लेते हैं प्रोटिस्ट्स भी कैसे डिवाइड होंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए से। और अगर हम बात कर लेते हैं इन्वर्टिब्रेट्स की, तो इन्वर्टिब्रेट्स भी कैसे डिवाइड होंगे? वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए से ही डिवाइड होंगे। अब हमने ये देखना है कि जो प्रोटिस्ट हैं या इन्वर्टिब्रेट्स हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड से डिवाइड हो रहे हैं, इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस क्या हैं और उसके बाद उसके नुकसानात क्या हैं। तो पहले हम ज़रा इसके एडवांटेजेस का जिक्र कर लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे जो बड़ा बेनिफिट होता है वो डियर फ्रेंड्स ये होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ये मोस्टली तौर पर मैरीन इन्वायरमेंट में हो रही है। यानी कि ऐसे एनिमल्स जो किस इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाएंगे, जो मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाते हैं, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। उसकी एक वजह है, उसकी रीज़न ये होती है कि अगर मैं मैरीन इन्वायरमेंट की बात कर लेता हूं तो मैरीन इन्वायरमेंट एक स्टेबल इन्वायरमेंट होता है। मैरीन इन्वायरमेंट जो कि एक स्टेबल इन्वायरमेंट है, इज़ अ स्टेबल इन्वायरमेंट। यानी कि इस इन्वायरमेंट के अंदर किसी भी किस्म की कोई भी चेंजेस नहीं हो रही होती। तो इस इन्वायरमेंट में डियर स्टूडेंट्स होता इस तरह से है कि ये जो स्टेबल इन्वायरमेंट है, ये स्टेबल इन्वायरमेंट इन इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सपोर्ट कर रहा है। उसकी एक वजह है क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अगर आप क्रोमोसोम्स की बात कर लेते हैं तो इनके अंदर बहुत सारे सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जो कि इन्वायरमेंटल में चेंजेस को रेजिस्ट नहीं कर पाते। यानी कि ये क्रोमोसोम तभी सर्वाइव करेंगे, तभी जेनेटिकली डेवलप होंगे, ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर जाकर खुद को उस वक्त एक्सप्रेस कर पाएंगे जब इन्वायरमेंट क्या होगा, जब इन्वायरमेंट स्टेबल होगा। ठीक है, तो इन्वायरमेंट स्टेबल होगा तो ये सेट्स ऑफ जो जीन्स होंगे ये खुद को क्या कर पाएंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं, अगर इन इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर इन क्रोमोसोम्स के सेट्स को एक्सप्रेस होना है तो उन्हें ऐसे इन्वायरमेंट में मौजूद होना चाहिए जो स्टेबल होना चाहिए। और स्टेबल इन्वायरमेंट हमेशा किस तरह की रिप्रोडक्शन को सपोर्ट करेगा? डैट इज़ इन फेवर ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फेवर करता है। अब हम दूसरी बात की आ जाते हैं, दूसरी तरफ आते हैं कि इसका सेकंड एडवांटेज क्या होता है। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो चूंकि डियर स्टूडेंट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी किस्म की कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं हो रही, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ, नो जेनेटिक वेरिएशन। यानी कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ये जो जीन्स होंगे वो सेम टू सेम वैसे ही होंगे जैसे कि पेरेंट्स के अंदर हैं, वैसे ही किसके अंदर होंगे, वैसे ही उनके जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे उनके अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और उनके जो जीन्स होंगे वो क्या होंगे, पेरेंट्स इज इक्वल टू ऑफ स्प्रिंग्स। यानी कि जैसे पेरेंट्स के अंदर शो हो रहे हैं वैसे ही उनके ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर भी होंगे, किसी किस्म की कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगी। और दूसरी बात, इसका एक एडवांटेज तो ये होगा कि अगर पेरेंट्स के अंदर खसूसियात अच्छी हैं तो उसके बच्चों के अंदर भी ज़बरदस्त वही खसूसियात ही जाएंगी। अब दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लॉन्ग प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, लॉन्ग प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है, यानी कि एक ही वक्त में काफ़ी सारे ऑफ स्प्रिंग्स डेवलप्ड कर सकते हैं। एक पेरेंट सेल से, एक पेरेंट की बॉडी से काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं, अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि एक ही वक्त में काफ़ी सारे जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव इन अ स्टेबल इन्वायरमेंट दैट फेवर्स द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फेवर उसको कौन करेगा, स्टेबल इन्वायरमेंट। लेकिन अब वो जानदार जो मैरीन इन्वायरमेंट में नहीं पाए जाते, जो कि स्टेबल है, लेकिन जो बाकी इन्वायरमेंट होंगे मैरीन के अलावा वो तो स्टेबल नहीं होंगे ना, तो उनमें कुछ फिनोमिना इस वजह से होता है कि जो अनस्टेबल इन्वायरमेंट होते हैं, अनस्टेबल इन्वायरमेंट के अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो सीजनल हो जाती है। यानी कि उसके अंदर क्या होगी, सीजनल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि पूरे साल के एक ख़ास दौरानिया के दौरान ही उनके अंदर ऑर्गेनिजम्स में कौन सी रिप्रोडक्शन होगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, यानी कि सीजनल हो जाएगी, क्योंकि बाकी जो इन्वायरमेंट होगा वो चेंजेस होते जाएंगे और वो इस रिप्रोडक्शन का सपोर्ट नहीं कर पाएगा। और इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स
जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ही कम वक्त में हम बहुत ही ज़्यादा एक ही तरह के आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेजेस उससे भी ज़्यादा खतरनाक हैं। डिसएडवांटेजेस इसका पहला ये होता है कि क्योंकि नो जेनेटिक वेरिएशन, अब इनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती, तो इसका मतलब है डियर स्टूडेंट्स क्यों नहीं हो रही, क्योंकि इनके अंदर मियोसिस नहीं होगी। जब मियोसिस नहीं होगी तो इनकी भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी तो किसी किस्म की कोई भी वेरिएशंस प्रोड्यूस नहीं होंगी। अब इनकी बॉडी के अंदर वेरिएशंस का प्रोड्यूस ना होने की वजह से ये किसी भी दूसरे इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कैन नॉट सर्वाइव इन द अदर इन्वायरमेंट, कैन नॉट सर्वाइव इन अदर इन्वायरमेंट, दूसरे इन्वायरमेंट के अंदर ये सर्वाइव करने के काबिल नहीं होंगे। सेकंड इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि डियर स्टूडेंट्स, अगर एक डिजीज़ हमला कर देती है, डिजीज़ अटैक्स, अगर एक डिज़ीज़ अटैक कर देती है तो वो जो डिज़ीज़ है वो डिज़ीज़ एक ऑर्गेनिजम्स के बजाय बल्कि पूरी की पूरी जो स्पीशी होगी उसको ही डिस्ट्रॉय कर सकती है। कैसे कर सकती है? क्योंकि जो पूरी स्पीशी है वो एसेक्सुअली प्रोड्यूस हुई है, और हमने कहा था कि जो एसेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं उनके अंदर किसी किस्म की जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगी, उनके अंदर किसी किस्म का नया कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। यानी कि जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन पेरेंट्स के अंदर होंगे वही जेनेटिक कॉम्बिनेशन उनके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर भी रहने वाले हैं। इसका मतलब है कि एक जो बीमारी है वो पेरेंट्स के साथ साथ उसके ऑफस्प्रिंग्स को भी हैजर्ड्स खतरे में डाल सकती है और उनकी जो एग्जिस्टेंस है उसको भी ख़त्म कर सकती है। दैट इज़ द सेकंड डिसएडवांटेज। अब यहाँ पर जो तीसरा डिसएडवांटेज है वो ये है कि डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इनके अंदर ये एसेक्सुअली प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो एसेक्सुअली प्रोड्यूस होने के नतीजे में इनके अंदर किसी किस्म की कोई म्यूटेशन भी नहीं हो रही है। अब में जो म्यूटेशन होती हैं डियर स्टूडेंट्स, म्यूटेशन होती हैं दो तरह के। कुछ जो म्यूटेशंस होती हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं, दीज आर द पॉजिटिव न्यूट्रिशन। कुछ न्यूट्रिशन जो होती हैं म्यूटेशन जो होती हैं वो बेनिफिशियल होती हैं। कुछ जो म्यूटेशन है वो क्या है, बेनिफिशियल म्यूटेशंस होती हैं, और कुछ जो म्यूटेशन होगी वो लीथल होती हैं, लीथल म्यूटेशंस। अब जो बेनिफिशियल म्यूटेशंस हैं उनसे तो ऑर्गेनिजम्स को बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है क्योंकि नए नए करैक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस होते हैं, और जो लीथल म्यूटेशंस होती हैं वो नो डाउट कि हमारे लिए वो नुकसानदेह ही होती हैं। लेकिन चूंकि इनके अंदर किसी भी किस्म की म्यूटेशन नहीं हो रही, ना तो बेनिफिशियल म्यूटेशन हो रही है, क्योंकि अगर तो बेनिफिशियल म्यूटेशन होगी तो इनके अंदर वेरिएशंस प्रोड्यूस हो जाएंगी, वेरिएशंस प्रोड्यूस होंगी तो वो दूसरे इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के काबिल हो जाएंगे। क्योंकि इनके अंदर बेनिफिशियल म्यूटेशन के साथ साथ इनके अंदर अगर सपोज करें, फ़र्ज़ करें, क्योंकि हम कह रहे हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो कॉम्बिनेशन पेरेंट में है वही ऑफस्प्रिंग में जाना है। फ़र्ज़ करें अगर पेरेंट के अंदर कोई लीथल म्यूटेशन हो जाए, तो सपोज करें अगर किसी पेरेंट के अंदर कोई लीथल म्यूटेशन हो जाती है तो क्या इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पेरेंट से जब जितने भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे उन तमाम ऑफस्प्रिंग के अंदर ये लीथल म्यूटेशन लाजमी तौर पे जाएगी। या फिर अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम्स के ऊपर सेट्स ऑफ जो जीन है, सेट ऑफ जो अलील होता है, जो पेयर ऑफ अलील है वो कुछ इस तरह से है, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। दैट इज़ द, ये कि मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास अलील का कॉम्बिनेशन आ गया। अब हुआ कुछ इस तरह से कि लीथल म्यूटेशन हुई। लीथल म्यूटेशन के नतीजे में क्रोमोसोम्स के ऊपर से ये जो स्मॉल ए अलील है ये ख़त्म हो गया। अब स्मॉल ए अलील ख़त्म हो गया तो पीछे कौन सा अलील बचा? पीछे सिर्फ एक ही अलील बचा, वो कौन सा बचा? कैपिटल ए। अब देखें जितने भी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे उन तमाम ऑफस्प्रिंग में एक जो अलील होगा वो मिसिंग होगा, एक अलील मौजूद होगा। That is the biggest disadvantage of the asexual reproduction in invertebrates. Is it clear? तो पेरेंट्स में अगर म्यूटेशन आ गई, पेरेंट्स में अगर लीथल म्यूटेशन हो गई किसी तरह से, तो सारे ऑफस्प्रिंग में वो लीथल म्यूटेशन जाएगी। अगर पेरेंट्स में म्यूटेशन के नतीजे में एक अलील गायब हो गया तो सारे के सारे जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो डिसेबल्ड होंगे और उनके अंदर एक अलील सभी के अंदर क्या होगा? एब्सेंट होगा। होप सो बेटा आपको यहाँ से ये टॉपिक समझ आ चुका है। ये बस एक 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक अमेजिंग और क्रिस्टल कॉन्सेप्ट्स के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन इन्वर्टिब्रेट्स के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे कनेक्टेड।